गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक नहीं होगा तो गॉस लॉ अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो इंटीग्रेशन हम इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। कौन सा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वो इवेलुएट नहीं कर पाते, राइट। सो कुछ एप्लीकेशन स्टैंडर्ड है, 4-5 दिए बुक में, वहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू spherical conductor, due to spherical charged conductor। हाँ, सी कूलम्स लॉ से हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, राइट। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। दिस टाइम इट्स नॉट पॉइंट चार्ज, इंस्टेड इट इज a solid metallic conductor carrying some charge q on it. Naturally the charge will rest on the surface. Why? चार्ज अंदर बॉडी के नहीं रहता, चार्ज रहेगा जो भी वो सरफेस पे रहेगा, राइट। सो गिवन अ पॉइंट, इसका रेडियस कैपिटल आर है, गिवन अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, राइट। तो गिवन अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हिच कैरीज चार्ज प्लस क्यू ऑन इट्स सरफेस। तो इस पॉइंट पे यू हैव टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये काम कैसे होगा? आप कूलम्स को लगाने की सोच भी नहीं सकते, बिकॉज इसको डिफरेंशियल एरियाज में कट भी करोगे तो एक एरिया का निकालोगे, पर उसका इंटीग्रेट ही नहीं होगा, लिमिट्स ही नहीं समझेंगे आपको। ये पॉइंट में सिमेट्री नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज कंडक्टर, तो कूलम्स लॉ अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ऐसे में हमको यूज करना है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में सबसे पहला स्टेप होता है टू एज्यूम अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक इमेजिनरी सरफेस समझ लो, राइट, जहां पे आपको ई डॉट डी एस इवेल्युएट करना है। ये चीज आपको इवेल्युएट करनी होगी। तो हमको क्या करना होगा? एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे जिसपे आपको ये इवेल्युएट करना है, क्या? इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये इवेल्युएट करने के बाद फिर हम उसको चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 से इक्वेट कर देंगे, तो आपको फिर ई की वैल्यू मिलती है। तो गॉसियन सरफेस आपको सबसे पहले चूज करना है। अब गॉसियन सरफेस चूज करने के लिए, मतलब ऐसा तो लिमिटेड केसेस है अपने सिलेबस में, तो ज्यादा लोड नहीं आपको, बट स्टिल आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स। जैसे गॉसियन सरफेस है, तो सरफेस पे आपको क्या दिखना चाहिए? एट एवरी पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स होने चाहिए आपको याद रखना। एट एवरी पॉइंट ऑन Gaussian surface, angle between differential area ds vector and electric field should be 0 or 90 degree। 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो तो कन्वीनियंट होगा आपके लिए। It will be better for you if at every point on the Gaussian surface angle between ds vector and e vector should be 0 degree or 90 degree। and कोशिश ये करो also e magnitude, डायरेक्शन है, e should be constant। ये प्रेफर करेंगे हम लोग constant at every point on Gaussian surface। ये कुछ ऐसे मैंने पॉइंट्स लिख दिए, मतलब ऐसे तो लिमिटेड केसेस है सिलेबस में, तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि कैसे चूज करना है, क्या गॉसियन सरफेस आपको लेना है। बट स्टिल मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये 2 पॉइंट्स का केयर करना चाहिए। क्या केयर करना चाहिए? गॉसियन सरफेस शुड बी सच दैट एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस
एंगल बिटवीन जो डिफरेंशियल एरिया होगा, एरिया वेक्टर एंड फील्ड शुड बी ईदर 0 और 90। ऐसा जरूरी नहीं है कि होने चाहिए, 45 डिग्री होगा तो भी हम कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाए तो। बट जितने डेरिवेशंस हैं हमारे सिलेबस उनमें सब में या तो 0 या तो 90 डिग्री दिखेगा। एंड हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होता है ऑन गॉसियन सरफेस। ठीक, ये दोनों पॉइंट्स में हमको बोल रहा हूँ केयर करना है। इफ इट इज पॉसिबल ट्राई टू मतलब टेक केयर ऑफ दीस पॉइंट्स। राइट नाउ अब चलते हैं हम लोग वापस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था? देयर इज अ कंडक्टर spherical in shape and carries a charge plus q on it, right? You have to measure electric field at a point at a distance of small r from the center of the sphere. The sphere के center से small r distance पे, तो यहाँ पे small r is greater than capital R, मतलब point lies outside. Small r is greater than capital R, that is point lies outside. Is a case, suppose case बना है। तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया। किस शेप में? कंसीडर गॉसियन सरफेस स्फेरिकल इन शेप एंड कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन कंडक्टर। तो यहाँ पे मैंने पहला चूज किया गॉसियन स्फीयर सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? जिसपे मैं E डॉट डी एस कैलकुलेट करूंगा। गॉसियन सरफेस हियर इज कंसीडर Gaussian surface concentric sphere of radius small r. Consider a Gaussian surface as concentric sphere of radius small r, right? So it's concentric sphere, concentric with the given conductor of radius small r, so that it contains the point at which you have to measure the electric field. तो ये point into P है, इस point पे आपको electric field निकालना है। And by symmetry I know electric field at this point is say in this direction. अब देखो ये जितने भी points आपको इस surface पे दिखेंगे, ठीक है, उन सारे points पे electric field अगर आप देखोगे तो will definitely be normal to the surface. और ये ऐसा क्यों होगा वो भी मैं बता सकता हूँ। हर पॉइंट पे पहले पॉइंट में देखेंगे at every point on Gaussian sphere, इसको मैं Gaussian sphere बोल रहा हूँ, electric field is normal to the surface, that is angle between ds vector and e vector at every point on Gaussian sphere as 0 डिग्री, राइट? क्या हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। कैसे? एक प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस दे लीव और एंड एट। तो ये जितनी भी लाइंस निकल रही हैं वो इस सरफेस को नॉर्मल है। नॉर्मल ड्रॉन टू स्फीयर मींस व्हाट? रेडियस। सो दिस लाइन इज रेडियस टू दिस सरफेस. Now this is concentric, so these lines are radius to this surface also. Hence these lines are also normal to the Gaussian sphere. ये जितनी भी lines आप देख रहे हो, these all lines are normal to Gaussian sphere. इसको देखो Gaussian sphere के normal है, सारी lines Gaussian sphere के normal है। तो normal vector मतलब area vector is normal to the surface, तो ये ds vector and e vector both are in same direction. यहाँ पे अगर differential area बनाऊं मैं तो ds vector and e vector in same direction. ये डिफरेंशियल एरिया लूं मैं तो ds वेक्टर एंड e वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन. सो फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस दे लीव और एंड एट. तो यहां से निकल रही थी तो ये नॉर्मल थी, ये नॉर्मल थी तो रेडियस थी, ये कॉन्सेंट्रिक है तो इसको भी रेडियस है, तो नेचुरली दीज लाइंस वुड बी
नॉर्मल टू द गॉसियन स्फीयर। तो गॉसियन स्फीयर के नॉर्मल है वो लाइंस। तो एरिया वेक्टर ds वेक्टर और e वेक्टर किसी भी पॉइंट पे एंगल 0 डिग्री होगा, हर पॉइंट पे ds वेक्टर एंड e वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 0, राइट। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज सिमेट्री के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे, second thing I can say is by symmetry I can claim electric field at every point is same in magnitude. And in magnitude, electric field at every point is same. Why? See, this is spherical charge conductor. Q charge is uniformly distributed over its surface. Now all these points are at same distance from center. तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे जो field होगा वही यहाँ पे होगा. At every point field would be same. So कहीं पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मेजर करोगे, if you measure the magnitude of electric field, then it is uniform or same at every point. तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम। तो ये दो पॉइंट्स हमने नोट किया। क्या गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विथ एरिया वेक्टर। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन Gaussian surface is same in magnitude, symmetric ways, right? Now let us measure flux. Now electric flux through this closed surface is E dot ds. अभी ये निकालना आप लगा, कोई भी एक डिफरेंशियल एरिया लिया मैं पर, इन दोनों ds और E के बीच में एंगल कितना 0 है, तो ये हो गया E इंटू ds इंटू cos 0। cos 0 की वैल्यू हो गई 1, राइट ना। So E dot ds into cos 0, तो cos 0 1 हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds। अच्छा, हर पॉइंट पे E का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E तो बाहर ही निकाल लो। अब बचा क्या, इंटीग्रल ऑफ ds। ये इंटीग्रल ds ऐसे जितने भी छोटे छोटे डिफरेंशियल एरियाज हैं उन सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, ये जितना ds है गॉसियन स्फीयर था, गॉसियन स्फीयर पे जितने भी डिफरेंशियल एरियाज है उन सबका टोटल वुड बी 4 पाई r स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन स्फीयर is E into 4 pi r square। ये आ गया। अब होना कितना चाहिए, बाय गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस कितना होता है, Q by epsilon charge enclosed by epsilon 0। So what is charge enclosed? Charge enclosed in Gaussian sphere is entire charge on this conducting surface। तो कैपिटल Q है, तो Q by epsilon 0 है। That means E into 4 pi r square is this। So electric field is 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r square। So this is expression for electric field due to spherically charged conductor at a point outside the conductor। तो क्या फॉर्मूला हो गया, E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r square, राइट। अब सवाल ये है कि क्या ये पहले कहीं देखा है, point charge इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो, तो एक्सप्रेशन पहले कभी देखा है, E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r square। point charge के लिए पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यही एक्सप्रेशन था, राइट। तो कई उसमें देखोगे आप इसको बोलते हैं शेल थ्योरम।
तो मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखते जाता हूँ, कॉपी करते जाना जल्दी जल्दी। शेल थ्योरम 1, शेल थ्योरम क्या लिखा है यहाँ पे, किसी भी टाइप का यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होना चाहिए, लेट इट बी कंडक्टर, लेट इट बी इंसुलेटर, लेट इट बी a shell, whatever it is, electric field outside it is same as electric field of point charge. तो statement लिखता हूं मैं, electric field due to uniformly charged conducting sphere, insulating sphere or shell, spherical shell है तो कुछ भी ना, electric field due to uniformly charged conducting sphere, insulating sphere. तो क्लियर नहीं दिख रहा। एक मिनट यार, तो तेरे तरफ प्रॉब्लम है यार, तो थोड़ा सा अभी दिखा, ऐसा दिख रहा है? हाँ सर, अभी भी थोड़ा ब्लर है, मतलब ठीक है दिख रहा है। मेरे को तो बड़ा क्लियर दिख रहा है। अब दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और इंसुलेटिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल is same as that of point charge at points outside sphere. स्फीयर के बाहर, स्फीयर के बाहर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सारे पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट चार्ज के फील्ड जैसा ही होता है। दैट मींस यू डोंट हैव टू मतलब अप्लाई गॉस लॉ और एनी अदर कॉन्सेप्ट इफ यू वांट टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर एट पॉइंट्स आउटसाइड। बाहर अगर स्टडी करना हो तो, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज का r डिस्टेंस पे जैसा फील्ड था k क्यूब r, स्फेरिकल कंडक्टर हो लो, यही नहीं, अगर इंसुलेटर होगा जिसपे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है बट होना चाहिए यूनिफॉर्म, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही होगा जो पॉइंट चार्ज करता है। इसका एक शेल ले लो, इफ देयर इज अ शेल, एक शेल है तो शेल का अगर आप निकालोगे तो शेल पे यहाँ बाहर चार्ज पड़ा हुआ पूरा चार्ज, तो इसके भी बाहर अगर आप फील्ड स्टडी करोगे इस पॉइंट पे तो वो फील्ड इसके जैसे ही होगा। या अगर सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका फील्ड भी एक जैसे ही होता है, सबका एक जैसे ही होता है। इसका पॉइंट चार्ज स्फेरिकल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होना चाहिए। स्फेरिकल इंसुलेटर ले लो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओवर वॉल्यूम, स्फेरिकल शेल ले लो, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर ले लो, कैसा भी ले लो, सबका फील्ड एक जैसे होता है। सबके लिए फॉर्मूला वही है, क्या फॉर्मूला, k क्यूब है r स्क्वायर। That is what we say is shell theorem 1, right? अब देखो